Morning, dear student. I am Firoz Khan, lecturer in physics at Sanskar Senior Secondary School, Badau. Today we will be discussing about physics और फिजिक्स में भी जो टॉपिक होगा हमारा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने इससे जो पीछे का वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करेंगे उस पर डिस्कस किया था। तो उसमें हमारा जो दो मेथड हो गए थे, एक मेथड तो हमारा फर्स्ट तो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड मेथड था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन या इसको हम कांटेक्ट बोलते हैं, और तीसरा जो मेथड होगा वो हमारा क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है आपको बताने के लिए। देखिए इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट आप बी ले रहे हो और उससे चार्ज ऑब्जेक्ट बी को या ऑब्जेक्ट बी पे कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोल सकते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रबिंग करवाया था, रबिंग से आपको बताया कि घर्षण करवाया था। तो उसमें क्या हुआ था, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई थी, दोनों ऑब्जेक्ट अनचार्ज थी, पहले अनचार्ज थी और उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गई थी, चार्ज हो गई थी। अब दोनों ऑब्जेक्टों पे जो चार्ज आया था वो मैग्नीट्यूड में तो सेम था, बट उनका जो ये कह सकते हैं हम कि दोनों ऑब्जेक्टों के बिटवीन जो नेचर थी ना दोनों ऑब्जेक्टों की वो क्या थी, अपोजिट थी। एक पे पॉजिटिव था तो दूसरे पे क्या था, नेगेटिव था। चार्जिंग बाय कांटेक्ट हमने पढ़ा, उसमें दोनों एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज ऑब्जेक्ट थी, दूसरी क्या थी, अनचार्ज। उनको हमने कांटेक्ट करवा दिया। कांटेक्ट करवाने पे जो चार्ज ऑब्जेक्ट से जो चार्ज है वो किस पे चला गया था, अनचार्ज पे चला गया था। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, इसमें न तो हम फ्रिक्शन करवाएंगे न ही कांटेक्ट करवाएंगे, इसमें नियर पास लाएंगे बिल्कुल। जैसे मैं कहूं ऑब्जेक्ट जो ए है ये कैसी ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बी कैसा है, अनचार्ज। ऑब्जेक्ट ए को मैं ऑब्जेक्ट बी के बिल्कुल क्लोज पास लगाऊंगा, यहां पे हम कांटेक्ट नहीं करवाएंगे, नहीं फ्रिक्शन करवाएंगे। तो होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट चार्ज, जैसे इसमें मैंने कहा कि चार्ज ऑब्जेक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली भी हो सकती है और नेगेटिवली भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। हमने ऑब्जेक्ट ए पे पॉजिटिव लिया है तो इस ऑब्जेक्ट बी की इधर वाली जो सरफेस होगी इस सरफेस पे तो आएगा नेगेटिव, और इधर वाली सरफेस जो है इस पे इसके अपोजिट चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट बी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट बी को, आपको कहा जाएगा आप ऑब्जेक्ट बी को, ऑब्जेक्ट बी है ये वापस वही सिचुएशन है लेकिन हम इसमें थोड़ा एक आगे स्टेप बढ़ाते हैं। हम ऑब्जेक्ट बी को जैसे आपको कहा जाए कि अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से कनेक्ट करने पर अर्थ से कनेक्ट करते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसमें चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज ही कह सकते हो आप। तो ये चार्ज चला गया तो इस पे ओनली फोर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव रह गया। ऑब्जेक्ट बी पे कैसा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो अनचार्ज थी और क्या कैसी हो गई है, चार्ज हो गई। यहां पे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा कहा जाए कि ऑब्जेक्ट बी ए है उस पे नेगेटिव चार्ज है और इसके पास में आप ऑब्जेक्ट बी को लाओगे तो अब इधर वाली सरफेस होगी इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर वाली सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप ऑब्जेक्ट बी को अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अर्थ से कनेक्ट करोगे ना तो इधर वाली सरफेस पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव, वो तो अर्थ में चला जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होगी, चार्ज होगी। ऑब्जेक्ट बी अनचार्ज थी वो क्या होगी, चार्ज होगी।
तो ये जो मेथड हमारा है इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा उस अगले टॉपिक को हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, चार्ज का प्रॉपर्टीज हम बात करें। तो न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली बात तो मैं इसके फॉर्मूले पे डिस्कस कर लेता हूं आगे, क्योंकि इसका यूनिट भी हमें बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का, और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ऐसे था आपका I इक्वल Q अपॉन T। I इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन T। तो यहां से आप Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा I। अब आपको बोला जाए इससे Q का यूनिट बताइए, तो यूनिट क्या आएगा I। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, एम्पियर्स में, एम्पियर भी एम्पियर्स में। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये साइंटिस्ट, ये भी साइंटिस्ट, ये सॉरी सेकंड यूनिट हो गया, तो एक नया यूनिट आएगा हमारे पास, उसको बोलेंगे कूलम। कूलम, और कूलम को जो शॉर्ट में हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर इनटू सेकंड को कूलम, कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल C से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला जो पॉइंट मेरा यही होगा कि इसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। किसका, चार्ज का। इसके और यूनिटों की हम बात करते हैं, तो इसका सबसे या हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन बोलते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि 1 कूलम जो होता है उसके अंदर 3 × 10⁹, इसको ही बोला जाता है 1 फ्रैंकलिन। और ये होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तो अब इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, ठीक है। बिग यूनिट है वो होता है फैराडे, और 1 फैराडे जो होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे में होता है 96,500 कूलम। ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, ये बिगेस्ट बड़ा, सबसे बड़ा फैराडे, फ्रैंकलिन। इसके बाद और यूनिटों पे डिस्कस करेंगे, तो हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसमें। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में जो यूज होते हैं उसमें देखो फर्स्ट यूनिट है वो 1 mc, वेयर m मिली, तो मिली कूलम 10⁻⁻3। आपको बोला जाए 1 माइक्रो कूलम, इसका यूनिट, ये जो माइक्रो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसका यूनिट इसको हम लिखेंगे 10⁻⁶ कूलम। 1 mc 10⁻⁹ कूलम, और 1 pc तो ये आएगा 10⁻⁻12 कूलम। ये पिको, ये नैनो, ये माइक्रो, और ये इन यूनिट्स को भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो माइक्रो कूलम, ये न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा। तो पहला जो पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसमें हमारा यूनिट हो गया और हमारा इसमें फॉर्मूला निकल चुका। एक ये चीज और मैं बीच में छोड़ दिया मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहां से निकाल सकते हो आप। एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A, और टाइम का क्या होता है, या सेकंड का T होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा AT। इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, 11th क्लास में हमने जो क्वांटिटीज है, हम क्वांटिटीज को 3 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो क्वांटिटी थी आपकी वो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। दूसरा जो क्वांटिटी था हमारा, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन भी चाहिए। और एक था हमारा टेंसर।
देखिए यहाँ पे हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी, तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर, यानी चार्ज को हमें किसी टाइप की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका ओनली हमें क्या चाहिएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होगा, तीसरा प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव नेचर। देखो एडिटिव नेचर हम बोलेंगे कि जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और सिस्टम में भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलते हैं इससे चार्ज बाहर भी नहीं जाएगा अंदर भी नहीं आएगा। और आपको बोला जाए इसमें चार्ज है Q1 इक्वल 2 कूलम, Q2 इक्वल 1 कूलम, Q3 इक्वल 1 कूलम, Q4 इक्वल 2 कूलम, ऐसे चार्ज है। तो एडिटिव नेचर आपको ये देखो, आप बोलोगे सर आपने ये सारे प्लस लिख दिए, एक माइनस भी ले लो आप, दो ले ले माइनस इसमें 4 कूलम ले ले। एडिटिव नेचर से यह है कि आप इनको ऐड कर सकते हो, समीशन क्यों करेंगे तो आप ऐसा राइट करेंगे इसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब इनके वैल्यू लिखेंगे, Q1 का वैल्यू कितना है 2 कूलम प्लस Q2 का वैल्यू 1 कूलम प्लस Q3 का वैल्यू 1 कूलम प्लस Q4 का वैल्यू 2 कूलम प्लस माइनस Q5 का वैल्यू कितना है -4 कूलम। तो इनको ऐड करो आप, 2 प्लस 1 3 4, 4 प्लस 2 6 कूलम माइनस 4 कूलम, तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा 2 कूलम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में थर्ड पॉइंट हमारा एडिटिव नेचर। तो चार्ज को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये आपके पास में जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अगला जो है वैल्यू ऑफ चार्ज इन रेस्ट फॉर्म और वैल्यू ऑफ चार्ज इन मोशन फॉर्म। देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। चार्ज कौन सी फॉर्म में हो, रेस्ट फॉर्म में, और चार्ज कौन सी फॉर्म में हो, मोशन फॉर्म में। दोनों ही सिचुएशन में चार्ज का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या ये कह सकते हैं दोनों ही सिचुएशन में इक्वल होगा। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन दोनों में। एक चार्ज है वो रेस्ट फॉर्म में, उस पे वैल्यू कितना है 2 कूलम, वो मोशन फॉर्म में होगा तो उस पे चार्ज कितना होगा 2 कूलम ही होगा। अगला जो टॉपिक हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नेक्स्ट आता है वो आपका आएगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट टाइम मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो किया था मिलिकन ने, और मिलिकन ने सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की फाइंड की थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, और ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज का सबसे स्मॉल वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं होता। किसने बताया था, मिलिकन साइंटिस्ट ने बताया। अब देखो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज हम किसको बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को, जैसे मैंने क्यू ले लिया, वो चार्ज क्यू है, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का n मल्टीपल, यहां पे देखो n से आप ये समझेंगे होल नंबर, या लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 आगे, यानी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पे चार्ज है वो इतना होगा, q इक्वल प्लस माइनस n, वेयर n होल नंबर होगा जिसका वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 आगे तक, और ये जो e है इसका वैल्यू मैं बता दूं -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये जो मैंने अभी बताया आपको q इक्वल प्लस माइनस ne, इसी को बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यही बोलते हैं कि जो चार्ज होता है उसकी जो नेचर है वो क्वांटम नेचर है, क्वांटम का ये बोलते हैं पार्टिकल की तरह बोल सकते हो। तो q इक्वल प्लस माइनस ne, ये जो मैंने q इक्वल प्लस माइनस ne बताया, इसके एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आता है,
वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, इस पर डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। क्या आएगा वो न्यूमेरिकल, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, Q इक्वल प्लस माइनस NE। देखिए आपको कुछ ये पूछा जाए कि कोई भी चार्ज, आपको कोई भी चार्ज में वैल्यू दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि ये चार्ज पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं, दोनों काम पूछे जाए आपको। तो इसमें जैसे मैं कहूं 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको दिया जा सकता है क्या, या फिर ये चार्ज है पॉसिबल है क्या? तो इसको हम करें तो उसके लिए मैं आपको बताऊं n का जो वैल्यू है वो आपके पास ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे आना चाहिए वैल्यू, ये नहीं आना चाहिए 1/2 नहीं आना चाहिए, 3/2 नहीं आना चाहिए, यानी रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए आपको इतनी सी बात याद रखनी है, Q इक्वल प्लस माइनस NE, तो N इक्वल क्या आएगा, Q अपॉन E। आपको ये चार्ज चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं, तो आप Q का वैल्यू तो लिखेंगे 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम अपॉन E का वैल्यू अभी आपको बताया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखिए 10 to the power minus 19 कूलम टू 10 to the power minus 19 कूलम कैंसिल, इसका पॉइंट हटा लें, पॉइंट हट गया, तो ये आ गया 32/16, आपके पास वैल्यू कितना आया 2 वैल्यू आया। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आया। तो 2 एक होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, ये वाला चार्ज क्या है, पॉसिबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कह सकते 1/2 इलेक्ट्रॉन, या ऐसा नहीं कह सकते 3/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं। वो न्यूमेरिकल इस तरह से आता है कि जैसे आपको पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने 3 कूलम चार्ज दिया, ऑब्जेक्ट को कितना कूलम चार्ज दिया, 3 कूलम। अब 3 कूलम चार्ज उस ऑब्जेक्ट को हमने दिया है, तो उससे को 3 कूलम चार्ज देने के लिए उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, किससे, उस ऑब्जेक्ट से। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है, गिवन है कि Q इक्वल 3 कूलम, ये गिवन है। आपको इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे n कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे द लॉ ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल प्लस माइनस NE। आपको बोला जाए कि आप n कैलकुलेट करें, n इक्वल क्या आएगा, Q अपॉन E। आपको गिवन Q है, आप यूं राइट कर सकते हो, n इक्वल Q का वैल्यू 3 कूलम और E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखिए आपको मैं बताऊं कि 10 to the power minus 19 कूलम है, ये ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में हो गया n इक्वल, इसका पॉइंट हटाएंगे 30 अपॉन कितना हो गया, 16 10 to the power 19, इसको सोल्व करेंगे 15 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। n इक्वल 15 अपॉन 8 इंटू 10 to the power कितने हो गए, 19 हो गए। इसको सोल्व करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, कितने बचेंगे 7.8, फिर कितने बचेंगे 6 आ गया, तो 56 ये 56 4 बचेंगे और 4 बचेंगे, तो कितना आएगा 5 10, तो इसका वैल्यू आएगा 1.875 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो सॉरी कूलम नहीं आएगा यहाँ पे, यूनिट थोड़ी आएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम तो कूलम कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास में आएगा 1.875 into 10 to the power 19 कूलम। ये चार्ज किस पे आएगा, ये सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, यानी उस ऑब्जेक्ट को आप 3 कूलम चार्ज देंगे, ऑब्जेक्ट को कितना कूलम देंगे, 3 कूलम चार्ज देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट से हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स से हमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे।
अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप क्या समझेंगे? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीन यही समझ लीजिए, समीशन Q इक्वल कांस्टेंट। समीशन Q इक्वल क्या आएगा? कांस्टेंट। या आप ऐसे कह सकते हैं चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, अब ये आपको एग्जांपल बताया भी था, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में Q1 इक्वल 1 कूलम, Q2 इक्वल 2 कूलम, Q3 इक्वल 1 माइनस कूलम। तो इनका आपको बोला जाए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का समीशन Q फाइंड करेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास से 2 कूलम। ये आपके पास से जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा है। अब इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल आता है वो आता है फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन के अंदर चार्ज कांस्टेंट होता है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, दो ऑब्जेक्ट ली थी, टू ऑब्जेक्ट, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट कैसी थी? अनचार्ज ऑब्जेक्ट थी। उनको हम रबिंग करवाएंगे, फ्रिक्शन करवाएंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ये भी अनचार्ज है और ये वाला ऑब्जेक्ट भी क्या है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो इनको रबिंग करवाया नहीं मैंने, रबिंग करवाने से पहले इनके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है? 0 है। अब रबिंग करवाएंगे, इनको रबिंग करवाएंगे तो मैंने बोला था कि दोनों दो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी, लेकिन इन पे चार्ज क्या आएगा? मैग्नीट्यूड में तो सेम, बट इनकी नेचर क्या होगी? अपोजिट। यानी ऑब्जेक्ट ए पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट बी पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। अब जितना ऑब्जेक्ट ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ऑब्जेक्ट बी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको बोला जाए जैसे इसमें 5 प्लस आया तो इसमें 5 क्या आएगा? माइनस। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे लग रहा है। कैसे लग रहा है कि फ्रिक्शन से पहले चार्ज 0 और फ्रिक्शन के बाद में चार्ज कितना है? 0। तो पहला एग्जांपल हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, क्या हो गया? फ्रिक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के स्मॉल एग्जांपल तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन का जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, और उसके अंदर एक एग्जांपल आता है हमारा जैसे यूरेनियम और ये यूरेनियम हम बोलते हैं टूटता है तो इसके बाद या इसमें बनता है एक थोरियम प्लस एक अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं हीलियम। इसको बोलेंगे हीलियम को। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हो रहा है? यहाँ पे हम चार्ज की बात करें, देखो मैंने पहले भी आपको बताया एवरीवन सब्सटेंस मेड अप एटम्स। तो इस यूरेनियम एटम में कितने पॉजिटिव होंगे? 92। नेगेटिव कितने होंगे? 92। तो कितना आएगा? 0। यहां बात करें तो यहां पे भी 90 प्लस 2 माइनस 90 माइनस 2, तो कितना आएगा? 0। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है? चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक हमारा एग्जांपल आता है न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, वो क्या है? गामा फोटोन। देखो गामा फोटोन एक अनचार्ज पार्टिकल है गामा फोटोन, और इस गामा फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी मानते हैं? एक बार इतनी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का गामा फोटोन। अब गामा फोटोन और उसका एनर्जी कितना है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या करता है? जब कोई भी ये बोलते रिएक्शन करेगा इसमें, तो इसमें हमारे पास में बनेगा एक तो इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा पॉजिट्रॉन। अब गामा जो फोटोन है वो क्या बताया मैंने? अनचार्ज पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल।
अनचार्ज पार्टिकल है तो आप कहेंगे इसमें जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। इलेक्ट्रॉन -1, पॉजिट्रॉन +1, बताओ इनको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 0। तो ये जो हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन जो दूसरा आया गामा फोटोन, तो ये भी टूटता है तो हमारे पास में या ये कह सकते हैं यहाँ भी चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ भी चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो उसमें जैसे आपने इलेक्ट्रॉन में चार्ज की बात की, मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए बता दूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1, हम पीटीआर की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। यहां से कुछ रिजल्ट निकलेंगे, इतना जो हमने पढ़ा है Me इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10⁻31 kg। ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बोला जाए मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.67 into 10⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। हम आपको बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अनचार्ज थे। अब मैंने इनको फ्रिक्शन करवाया, फ्रिक्शन करवाने पे इस पे पॉजिटिव हो गया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो इस पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए बेटा ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आए हैं तो इसके जो मास जो है, इसका मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मास क्या हुआ है, इंक्रीज, और इसका क्या हुआ है, डिक्रीज। ये इंक्रीज और डिक्रीज है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 4 आ गए ज्यादा तो इसका मास तो इसका इंक्रीज होगा, लेकिन उसको नेग्लिजिबल पे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो 9.1 into 10⁻31 kg है, तो बहुत ही या बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये आता है, आपको कहा जाए ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए जो है चार्ज है बट है कैसी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट बी क्या है, वो भी चार्ज है बट कैसी है, नेगेटिव। और ये क्या है, अनचार्ज। ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इन तीनों ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी, इनका जो साइज है वो सेम है। क्या है, सेम साइज है, ठीक है। इनका जो साइज है वो क्या है, सेम साइज। हम ये कैसे पता करेंगे कि इन तीनों ऑब्जेक्ट को, ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बोर्ड में, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अनचार्ज है। इनको मिक्स, इनको आपको बोला जाएगा, आपको ये बताना है या टेस्ट करके ये बताना है कि इनमें से एक ऑब्जेक्ट कैसी अनचार्ज है, तो वो कौन सी होगी, अनचार्ज ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, ये बताना आपको। हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, रिपल्सन जो फोर्स होगा वो ऑलवेज चार्ज ऑब्जेक्ट के बिटवीन ही होगा। अट्रैक्शन तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट एंड चार्ज ऑब्जेक्ट के बिटवीन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे। ऑब्जेक्ट सी है, अनचार्ज है ना, इसको आप ऑब्जेक्ट ए के पास लेके जाओ, इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट सी को आप ऑब्जेक्ट बी के पास लेके जाओ, यहां पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहां पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी के पास लेके जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो यहां पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी ऑब्जेक्ट चार्ज है, कौन सी अनचार्ज? तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट ए के पास अन्य अनदर ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, वो लाइन में, तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, दोनों के बिटवीन रिपल्सन। ऐसे इसके पास नेगेटिव लेके जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। बट बिटवीन और अनदर कोई भी आप कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन के अंदर अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन किनके बिटवीन होता है, चार्ज कैसी है, ऑब्जेक्ट चार्ज है और नेचर उनका क्या है, सेम, तभी
रिपल्सन फोर्स होगा, अनदर अन्यथा नहीं क्या होगा फिर ये अट्रैक्शन फोर्स होगा के बिटवीन। तो चार्ज का टेस्ट करना हो तो हम किसको प्रोबेबिलिटी देंगे? फर्स्ट रिपल्सन को प्रोबेबिलिटी देंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, वो आता है हमारा कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करें हम आज। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ हम कूलॉम्स लॉ से पहले 2-3 पॉइंट्स और बता देते हैं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में रह गए हमारे 2 पॉइंट रह गए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कूलॉम्स लॉ, फिर इस पे आएंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में नेचर सेम हो, अभी बताया मैंने, सेम नेचर हो, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो हम कहेंगे कि फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन। नेचर क्या हो? अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि चार्ज है वो कैसे फॉर्म में हो? रेस्ट फॉर्म में हो। चार्ज कैसी फॉर्म में हो? रेस्ट फॉर्म में। चार्ज रेस्ट फॉर्म में होगा तो उसके अराउंड कौन सा फील्ड होगा? ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सी फॉर्म में होगा? रेस्ट फॉर्म में, तो उनके बिटवीन या उसके अराउंड जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सी फॉर्म में हो? मोशन फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक अनदर फील्ड होता है जिस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज कैसा हो? एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड का मतलब समझते हो? एक्सीलरेटेड मैंने आपको बताया भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो, रेगुलर क्या हो? इंक्रीज हो, उसको एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इन दोनों के साथ साथ ये जो चार्ज होगा, जो एक्सीलरेटेड होता है चार्ज, एक्सीलरेटेड का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवेज होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवेज जो है उनको भी ये प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा? चार्ज करेगा। कब? एक्सीलरेटेड फॉर्म में होगा। तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की जो हमारी, एक बार वापस हम कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। सबसे पहली बात तो चार्ज का यूनिट कूलम होगा। दूसरी बात स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का जो वैल्यू है वो नॉट डिपेंड डायमेंशन सिस्टम बोल सकते हो आप इसको, जैसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हम जिसमें पढ़ते हैं हम, आपको बोला जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सप्लेन करके समझने इस चीज को कि चार्ज है वो एक्स पे है, आप उसको वाई एक्स पे ले गए या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो आप उसको, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात, चार्ज सेम नेचर का हो, दो चार्ज है या 2 ऑब्जेक्ट है जिनमें सेम नेचर का चार्ज हो, उनके बिटवीन रिपल्सन फोर्स होगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो उन ऑब्जेक्ट के बिटवीन कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता दिया, एडिटिव नेचर बता दिया आपको, और ये रेस्ट फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मोशन फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सीलरेटेड होगा, वेलोसिटी रेगुलर इंक्रीज कर रहे हैं किसकी? चार्ज की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलेंगे। किसके अंदर से? चार्ज के अंदर से। तो ये जो है ये हम 1 से 16 1 से 4 जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे तो हमारा चैप्टर नंबर 7 आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और स्टेट ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड बनता है कब? जब किसी भी
वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं कि करंट फ्लो करेंगे तो उस वायर के अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब हम वापस हमारे इस टॉपिक पे लौट के आते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। देखिए कूलम्ब्स लॉ किसके लिए दिया गया, सबसे पहली बात तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ टू चार्ज के बिटवीन दिया गया है, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज क्या है Q2। अब मैंने बोला कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इन दोनों के बिटवीन फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो इस फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किसने किया था, कूलम्ब्स ने किया था। देखो कूलम्ब्स का रूल जो है वो अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता दूं, हमारा जो YouTube चैनल है उसके अंदर 1100 के करीब फर्स्ट जो वीडियो था उसके व्यू आने पर आप सभी स्टूडेंट्स एंड साथी जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, या ये कह सकते हैं वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है या फिर आगे की जो बातें वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस